नमस्कार, मैं एस रत्नेश। आज मैं मैदनी ज्योतिष में कोरोना का क्या भविष्य है, कोरोना कब तक ख़त्म होगा और इस वक्त हमको क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें मैंने कुछ फार्मूले पिछले 15-20 दिनों में निकाले हैं और निकाल कर इसको अप्लाई किया है। वैसे मैं बता दूं, मैं ह्यूमन एस्ट्रोलॉजी करता हूं, यानी व्यक्ति के ऊपर जो ज्योतिषीय इफ़ेक्ट होता है उसके बारे में मैं बताता हूं। लेकिन मैं कुछ दिनों से पहले मैदनी ज्योतिष भी पढ़ रहा था, जिसमें समुदाय ज्योतिष, जिसमें देश में क्या चल रहा है, देश में कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं, देश में कौन सी आपदा आने वाली है या राजनीतिक उथल पुथल, इन सब के बारे में बताया जाता है। ये मैदनी ज्योतिष का पार्ट है। इसमें जब मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि जो हमारी वैदिक ज्योतिष है और जो मैदनी ज्योतिष है ये ऑलमोस्ट सेम है, यानी इसके अंदर जो फार्मूले आ रहे हैं वो लगभग सेम चल रहे हैं, बस कुछ बातों का यहाँ पे डिफरेंस है। उस डिफरेंस को मैंने एक जगह नोट किया और नोट करके उसको अप्लाई किया। तो मैंने यहाँ पर जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, जब ह्यूमन एस्ट्रोलॉजी में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी लगाई जाती कि उस व्यक्ति की कब तबीयत खराब होगी, कब वो कोई बहुत भयंकर बीमारी में आ सकता है, कब कोई ऑपरेशन हो सकता है, ये सारी चीज़ें जब मैंने इस पर अप्लाई किया और मैदनी ज्योतिष के सूत्र को उठाया और वो सूत्र का जस्टिफिकेशन जिससे मैं अभी, जिनके अंडर में मैं अभी सीख रहा था, उन्होंने भी उसी प्रकार के किया। और मेरा ये विश्वास तब और बढ़ गया जब इन्हीं फार्मूले को यूज़ किया था के.एन. राव साहब ने। आप जानते ही हैं के.एन. राव साहब आधुनिक युग के पराशर हैं या आधुनिक युग के वाराहमिहिर आप उन्हें कह सकते हैं। वो बहुत ही बड़े, जितने भी आप पूरे देश में आप बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर देखते हैं जिनकी भविष्यवाणियाँ एकदम सही जाती हैं, वो कहीं ना कहीं के.एन. राव साहब के ये स्टूडेंट रहे होंगे या के.एन. राव साहब को फॉलो करते थे। जिनसे मैंने सीखा वो भी के.एन. राव साहब के ही स्टूडेंट थे। तो फिर उनसे मैंने चीज़ों को लिया और लेने के बाद मैं तब तक सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ जब तक कि मैं लगा के देखता नहीं हूँ कि क्या जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़ चल रही है या वैसे ही वो फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो मैंने देखा बिल्कुल वैसा ही चला। तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ जिससे मुझे आपको बताने में आसान हो। और ये जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ ये आप नोट भी कर सकते हैं और आप देखेंगे इन्हीं चीज़ों की जब मतलब घटनाएं आएंगी या इन्हीं चीज़ों की दशाएं या यही योग होंगे तभी आपकी भी तबीयत खराब होगी। मैदनी ज्योतिष में बोला गया कि पूरे देश की कुंडली को आप एक ह्यूमन की कुंडली मान लीजिए और मानने के बाद वहाँ पर उसको अप्लाई करिए कुछ फार्मूले अलग करके। तो वो मैं यहाँ बताता हूँ। देखिए, जब भी किसी भी व्यक्ति में या किसी भी देश में कोई महामारी, कोई रोग आने वाला होता है तो कुंडली कौन कौन सी देखी जाती है। केवल, मैं बार बार कहता हूँ, केवल D1 चार्ट नहीं देखना, जन्म कुंडली नहीं देखना। जन्म कुंडली से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसकी वर्ग कुंडली। वर्ग कुंडली किससे बनती है? डिग्रीज से बनती है। ये आप में कॉन्फिडेंस लाती हैं और आपकी जो प्रेडिक्शन होता है वो उसमें सत्यता आती है 90-95% तक। जो आप बताएंगे लगभग वैसा ही होगा और आप उसको चेक भी कर लीजिए, उसकी पिछली लाइफ में जाके चेक भी कर लीजिए। तो मैंने ये जो कुंडली यहाँ पर बना रखी है ये इंडिया की है, भारत की नहीं, इंडिया की है। मीन्स जब 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ, रात में 12 बजे, और प्लेस न्यू दिल्ली। यही चीज़ लेकर के के.एन. राव साहब ने भी अपने करियर अप्स एंड डाउन में बहुत सारे राजनेताओं की भविष्यवाणियाँ उन्होंने करी थी इसी कुंडली पर। तो वही चीज़ जब मुझे मिली कुछ दिनों से, मैंने पढ़ना बहुत सारा स्टार्ट किया तो वही चीज़ मुझे मिली और मेरा कॉन्फिडेंस फिर डबल हो गया और फिर हमने उस पर अप्लाई किया। देखिए, बात एकदम सही जाती है। कैसे? ये इंडिया की कुंडली 15 अगस्त 1947, रात में 00 एंड 00 एंड प्लेस न्यू दिल्ली हमने डाला। ये D1 चार्ट है। जब भी हमें रोगों की बात करनी होती है तो हम केवल D1 चार्ट नहीं, D1, D3, D9, D3 को दृष्कांड बोलते हैं, D9 को नौमांश बोलते हैं, D12 द्वादशांश एंड D30 त्रिशांश, इन हॉरोस्कोप्स की हमें नीड होती है। ये जो बनाए जाते हैं ये तो D1 चार्ट हो गया, जन्मांक, इसको आप जानते ही हैं। ये जो चार्ट बनाए जाते हैं ये डिग्रीज के ऊपर बनाए जाते हैं कि 15 अगस्त 1947 में किन को भी प्लैनेट कितने डिग्री पर था, तो उसके अकॉर्डिंग आगे वर्ग चार्ट में उसकी क्या पोजीशन होगी। तो हमें क्या देखना, इन कुंडलियों में देखना क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ। यही देखना क्या है, यही बहुत कम जगह लिखा हुआ है। अगर आप के.एन. राव साहब को या फिर बहुत बड़े जो उनके स्टूडेंट्स एस्ट्रोलॉजर हैं उनको अगर आप देखें या उनसे सीखें तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। जनरल बुक्स में तो सब एक साथ लिख दिया है और जो लोग उसको पढ़ के केवल फॉलो करें वो बहुत भटक रहे हैं।
तो खैर वो एक अलग बात है, मैं अपने पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ। तो मुझे इन वर्क चार्ट की रिक्वायरमेंट हुई। उसके साथ साथ हमको क्या चाहिए होगा कि यहाँ पर इन चार्ट्स में लग्न, वैसे लग्न का तो कोई बहुत रोल नहीं है, 8th हाउस, 6th हाउस एंड 12th हाउस के लॉर्ड की दशा हो। लेकिन अगर D30 की बात करें तो उसके लग्न की भी दशा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी D30 चार्ट में, ठीक है। साथ में अगर इनमें से कोई दशा ना मिले तो यहाँ पर 6th या 8th या 12th हाउस में बैठे प्लैनेट को भी आप जरूर चेक करें, स्पेशली जो 8th हाउस में बैठा हुआ हो, ठीक। उसके साथ आप ये देख लें कि वो प्लैनेट सर्प दृष्टिकांड में, सर्प दृष्टिकांड क्या होता है आपने पढ़ रखा होगा कि क्या उसमें कर्क में, वृश्चिक में और मीन में हम लोग लेते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए मैंने सर्प दृष्टिकांड निकाल रखा है, ये सारे प्लैनेट सर्प दृष्टिकांड में है। जब भी सर्प दृष्टिकांड की दशा या अंतरदशा आएगी व्यक्ति उलझेगा, देश उलझेगा। किस चीज़ में उलझेगा? तो ये रोगों की बात करें, मैं और किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, रोग की बात करें। जब हम कोई भी एक कंसंट्रेट करते हैं किसी एक पॉइंट पर तो केवल उसी की बात करनी है। ये नहीं कि आप रोग की बात करते करते उसके करियर में घुस जाइए, ये गलत है। ये फिर आप गड़बड़ करने लगेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। जब रोग की बात होगी तो केवल रोग की बात होगी, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि D1, D3, D9, D12, D30 चार्ट में 6th, 8th एंड 12th हाउस के लॉर्ड की दशा देखनी है। अगर यहीं पर वो प्लैनेट कहीं 8th हाउस में बैठ गया तब तो और ज़्यादा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगा। उसके साथ सर्प दृष्टिकांड में बैठे हुए प्लैनेट्स को लेना है। उसके साथ आपको गोचर फिट करना है कि, तो मैं बार बार मैं ये कहता हूँ 3 चीज़ें लेनी है। पहले तो कुंडली के अंदर योग हो, दूसरी बात दशाएं वैसी हो, और तीसरी बात गोचर हो। गोचर राशि से मत फिट करने लगे। जैसा भी मेरा पिछला वीडियो, पता नहीं क्या जुपिटर ने 6 अप्रैल को चेंज किया, दुनिया भर की बातें राशि से निकाल रहे। राशि से तो कोई मतलब ही नहीं होता। लग्न, मैं आज दिखाऊंगा कि कैसे लग्न चार्ट पर फिट करते हैं। लग्न चार्ट पर क्या फिट करना है, रोग कब होगा, जब जो मैंने बताया D1, D3, D9, D12 और D30 चार्ट में 6th, 8th, 12th में क्या आ जाए, दशाएं आ जाएं। साथ में अगर वो प्लैनेट किस में आ जाए, सर्प दृष्टिकांड में आ जाए तो, और गोचर फिट हो जाए। गोचर में क्या चीज़ देखनी पड़ेगी हमें, 1st हाउस, 6th हाउस, 1st हाउस, 6th हाउस और उसका लॉर्ड, यानी लग्न, लग्नेश, षष्ठ, षष्ठेश और रोग कारक शनि पर अगर स्पेशली शनि की दृष्टि हो जाए, गोचर के शनि की दृष्टि हो जाए तो रोग होगा। ये फार्मूला है। इसके साथ साथ KM राव साहब ने एक बात और बताई है कि अगर 22nd दृष्टिकांड हो या 85th द्वादशांश हो या 64 नौमांश, इसकी दशा आ जाए तो भी व्यक्ति रोगों में उलझेगा। तो ये चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि 22nd दृष्टिकांड, 85th द्वादशांश एंड 64th नौमांश, ये फिर डिग्री के बेसिस पर बात की जाती है। ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे, डीपली जाके बात करेंगे। यानी कुल मिला के हमारे सामने सूत्र क्या हो गया, फार्मूला क्या हो गया, D1, D3, D9, D12, D30 में 6th, 8th, 12th की दशा। मेनली तो हम वैसे दशाओं के हिसाब से D1 बात करेंगे, बाकी की वर्क कुंडली में उस प्लैनेट की पोजीशन देखेंगे, कहीं वो 8th हाउस में तो नहीं उलझा हुआ है, ये चीज़ें। उसके बाद ये चीज़ देख लेंगे कि वो प्लैनेट कहीं ये तो नहीं है, यानी 22nd दृष्टिकांड, 85th द्वादशांश एंड 64th नौमांश, तो और दिक्कत आ जाएगी। और साथ में अगर वही प्लैनेट सर्प दृष्टिकांड में आ गया तो समझिए फिर तो प्रलय है। फिर तो ये चीज़ें आ गई। उसके साथ गोचर, गोचर में क्या लगाना है आपको, लग्न, लग्नेश, षष्ठ, षष्ठेश और साथ में शनि, क्योंकि शनि रोग कारक है। इस पर गोचर के शनि का इफेक्ट हो और साथ में अगर कोई एक और क्रूर प्लैनेट आ जाए तो समझिए फिर तो बहुत बड़ी आफत आ सकती है। तो मैं यही फार्मूला लगाऊंगा और इस फार्मूले जो मैंने बताया, इस फार्मूले से 1-2 नहीं, कम से कम मैंने 25 से 30 और ज़्यादा बल्कि हॉरोस्कोप पे फिट किया और एक्यूरेट वही आंसर आया। हर बार वही उलझ रहा व्यक्ति। तो आप देखिए यहाँ पर मैं देश की कुंडली में इसको लगाता हूँ जिसमें मैथिली ज्योतिष का पार्ट है। प्रॉब्लम कहाँ से, देखिए ये तो चार्ट बना हुआ है। सबसे पहले मैंने देखा दशा चंद्रमा की महादशा चल रही है इंडिया पर, और उसमें शनि का अंतर चल रहा है। कब स्टार्ट हुआ शनि का अंतर, ये स्टार्ट हुआ 11 दिसंबर 2019। याद करिए 11 दिसंबर 2019 से ही हम लोग उलझे हैं और ये कब तक चलने वाला है, 11 जुलाई 2021 तक। ठीक, अब बात आई कि शनि जब हमने यहाँ पे देखा D1 चार्ट में तो ये तो योग कारक है, क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, तो यानी ये तो योग कारक है। लेकिन ये जो शनि है यहाँ पर आप देखेंगे D12 चार्ट में 8th हाउस में बैठा हुआ है। मैंने कहा था ना यही प्रॉब्लम है
कि आपको उसके आगे वर्ग चार्ट में जरूर देखना पड़ेगा कि जिसकी दशाएं हैं वो क्या है। तो यानी कि यहाँ पे D12 चार्ट में शनि कहाँ पर आ गया, 8th हाउस में आ गया, यानी समस्या करेगा। जबकि लग्न कुंडली से ये योग कारक बना हुआ है, यानी इसकी दशा तो अच्छी जानी चाहिए थी, बट आगे क्योंकि रोगों की बात करें तो इन चार्ट में हमको देखना है, तो इन चार्ट में D12 में कहाँ आ गया, 8th हाउस, यानी प्रॉब्लम हमें नजर आ रही है। साथ में D30 चार्ट में देखा हमने तो ये सस्टेश है, यानी 6th हाउस। 6th हाउस किसका होता है, रोगों का होता है। और साथ में अगर हम D12 देखें तो D12 में भी ये क्या है, सस्टेश है। सस्टेश क्या होता है, रोग होता है। और शनि खुद रोगों का कारक है, यानी कहीं भी कोई रोग होगा तो शनि की कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होगी। आप देखिए अप्स एंड डाउन में, अप्स एंड डाउन जो बुक है क्या नाम है मिस्टर KN राव की, उन्होंने दोहरा गोचर की बात करी है। तो जो दोहरा गोचर उसमें शनि और गुरु को ही लिया हुआ है। आप पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है। आप किसी के बारे में उसका जॉब की क्या कंडीशन है, कब वो जॉब में ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, उसमें बहुत बढ़िया उन्होंने कैलकुलेशन करके एग्जाम्पल के साथ दिखाया। आप उसको पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है वो। तो देखिए यहाँ पर देखिए शनि क्या हो गया, D12 8th हाउस में बैठा, और साथ में क्या बन के बैठा, 6 सस्टेश होके बैठा। D30 में जो कि देखा ही इसीलिए जाता है, रोग दुर्घटना, एक्सीडेंट, कोई बड़ा इल्ज़ाम, कोई क्या नाम है कोर्ट केस, कोई जेल का योग, यही तो देखना होगा हमको D30। यहाँ पे भी देखिए 6th हाउस का लॉर्ड है शनि, यानी शनि केवल D1 चार्ट में तो हमको लगा कि बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी दशा आ रही है, लेकिन जब आगे वर्ग चार्ट में हम लोग आगे बढ़ने लगे तब हमको यहाँ पे समस्याएं दिखने लगी कि हाँ भाई ये तो प्रॉब्लम है। D9 चार्ट में भी देखिए क्या नाम है, क्या एकादश 12th हाउस का लॉर्ड है शनि, लेकिन अच्छी जगह बैठा हुआ है। खैर, तो अब यहाँ पे D12 चार्ट में शनि की 8th हाउस की पोजीशन, साथ में सस्टेस है, एंड D30 में सस्टेस शनि की अंतरदशा स्टार्ट हुई। कब से दशा स्टार्ट हुई, 11 दिसंबर 2019 से 11 जुलाई 2021 के बीच में अभी चल ही रहा है समय। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे वर्ल्ड की कुंडली से मतलब नहीं है, मैं जिसकी कुंडली लगा रहा हूं उसके बारे में बात कर रहा हूं, इंडिया के बारे में। अब आप लोग कमेंट करेंगे भाई ये तो आपने इंडिया बात, लेकिन पूरे विश्व में महामारी आई है, बिल्कुल सही है। तो विश्व की जो महामारी हो सकता है, जिस कंट्री में ये बात हुई हो उस कंट्री का अपनी हॉरोस्कोप देखना पड़ेगा। आप केवल फोकस होकर बात करेंगे तो हम लोग कंक्लूजन निकाल पाएंगे, वरना आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे। तो मैं भी इंडिया की बात कर रहा हूं, मुझे बाकी किसी कंट्री से मतलब नहीं है। इंडिया में ये कंडीशन कब से स्टार्ट हुई, शनि का अंतर चालू हुआ दिसंबर 2019 से, कब तक चलेगा, जुलाई 2021 तक। अब इसी के साथ साथ केवल दशा थोड़ी ना थी, गोचर भी यहाँ पे देखा हम लोगों ने। तो पहले देख लेते हैं शनि यहाँ योग कारक होकर के जो किसके, हमारे जिसको हम लोग कह सकते हैं कि स्वास्थ्य का कारक सूर्य, उसको यहाँ पर लग्न कुंडली में प्रभावित कर दिया, क्योंकि शनि और सूर्य यहीं पर है। ठीक है, चलित में जो उसके आगे प्लस लगा हुआ, चलित में क्या आगे बढ़ रहे हैं। दशा किसकी चल रही, चंद्रमा की। चंद्रमा बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, 3rd हाउस में बैठे हुए हैं और अपने ही घर में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा की ओवरऑल दशा में तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, अंतरदशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अंतरदशा हमारी ये पकड़ में आ गई कि यहाँ गड़बड़ होने वाली है कुछ। अब आगे और देखें कि जो प्रत्यंतर दशा होती है वो क्या बात बताती है कि अंतरदशा को ही वो इंडिकेट करती है। यानी कि अगर अंतरदशा कह रही है कि भाई प्रॉब्लम है, तो हम प्रत्यंतर पे जाएंगे कि वो प्रॉब्लम पूरे इस पीरियड में कब कब बढ़ेगी और कब कब घटेगी। यानी प्रत्यंतर दशा अंतरदशा को ही रिप्रेजेंट करती है कि वो प्रॉब्लम, समस्या हमारी कब ज़्यादा होगी और कब कम होगी। ये मैंने यहाँ पे प्रत्यंतर लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं गोचर भी देख लेता हूँ। शनि, जब ये शनि का अंतर स्टार्ट हुआ 11 दिसंबर 2019 को, उसी वक्त शनि 25 जनवरी 2020, याद करिए दिसंबर 2019 में हमारे इंडिया में ज़्यादा समस्या नहीं थी, थोड़ी बहुत एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे समस्या नहीं थी। 25 जनवरी 2020 शनि मकर राशि में आ गए। शनि कहाँ पर आ गए, मकर राशि में। अब शनि जब यहाँ मकर राशि में पहुँचे तो इन्होंने क्या कर दिया कि अपनी 7वीं दृष्टि से किसको अफेक्ट कर दिया, लग्नेश को, क्योंकि लग्नेश यहाँ शुक्र है, देखिए यहीं पर बैठे हुए। मैंने कहा था ना गोचर में लग्न, लग्नेश, शस्त्र, षष्ठेश शनि के द्वारा प्रभावित हो जाए, शनि सेल्फ शनि के द्वारा प्रभावित हो जाए, रोग आएगा। तो देखिए शनि जैसे ही यहाँ मकर में बैठे, इन्होंने लग्नेश को यहाँ पे प्रभावित किया। साथ में ये लग्नेश यहाँ पे क्या है, सस्टेज भी है, 6th हाउस, रोगों का कारक, उसको भी प्रभावित कर दिया। साथ में यहाँ पर बैठ के शनि ने खुद शनि को भी प्रभावित कर दिया, रोग आ गया, रोग आ गया। शनि का यहाँ पे रोग आना तय था। अब देखा गया कि इन्फेक्शन या वायरस या जो चीज़ें हमें आंखों से नहीं दिखती, उसका रिप्रेजेंटेशन कौन करता, उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं राहु।
राहु का मतलब है कोई ना कोई इन्फेक्शन। ये देखा गया, मतलब कुछ दिनों से मैं इसमें देख रहा था कि जब भी राहु, चंद्रमा और बुध ये तीन किसी की कुंडली में फंसते हैं तो उसे कोई ना कोई इन्फेक्शन जरूर होगा। कब होगा? जब उसकी दशा, अंतरदशा और गोचर में वो चीज़ें फिट हो जाएं। तो यहाँ पर चीज़ें आई, यानी रोग की तो इंडिकेशन इंडिया में आने लगा कि भाई यहाँ पर अब रोग स्टार्ट हुआ। वाकई जब चंद्रमा में शनि की अंतरदशा में शनि का प्रत्यंतर चला 11 मार्च 2020, 11 मार्च 2020, आपको पता है कि मार्च तक हमारे यहाँ कंडीशन थोड़ी थोड़ी डिस्टर्ब होने लगी थी, लेकिन बहुत डिस्टर्ब नहीं हुई थी। क्यों? वो आगे बात करते हैं। लेकिन अभी शनि को ऐसे नहीं छोड़ देना है। शनि ने केवल यहाँ 8th हाउस के लॉर्ड होकर ही तकलीफ नहीं दी हमको, या 6th हाउस का, सॉरी 8th हाउस में बैठ करके 6th हाउस का लॉर्ड होकर के तकलीफ नहीं दी, या D30 में सस्टेस होकर तकलीफ नहीं दी। शनि यहाँ सर्पदृश कांड में भी आ गए। ये देखिए, शनि तो पहले इंडिया की कुंडली में अस्त हैं, वैसे ही खराब हो चुके हैं, और साथ में 20.28 डिग्री के शनि है। जब भी कर्क राशि में 20.28 का सर्पदृश कांड कॉन्सेप्ट आप सबको पता होगा, नहीं तो आप थोड़ी स्टडी करिए फिर। तो सर्पदृश कांड में जब भी प्लेनेट आएगा समझिए परेशान करेगा। तो कर दिया शनि ने, ये सर्पदृश कांड, वही फार्मूला फिट हो रहा है। तो सर्पदृश कांड में कंडीशन हमारी बिगड़ने लगी, यानी कि यहाँ पे रोग आने लगा। अब जब ये रोग आया तो 11 मार्च 2020 तक हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन बुध, मैंने अभी कहा था कि बुध, चंद्रमा और राहु ये इन्फेक्शन के कारक हैं। आप कभी भी देखेंगे कि बुध की स्थिति आएगी तो कोई ना कोई इन्फेक्शन होगा जब वो राहु या चंद्रमा से अफेक्टेड होंगे। तो ये देखिए, बुध स्टार्ट हुआ हमारे यहाँ। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कब से स्टार्ट हुई? 11 मार्च 2020 से 11 जून 2020। ये हमारे यहाँ ग्राफ बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि वो बुध का प्रत्यंतर, मैंने कहा प्रत्यंतर दशा क्या है? प्रत्यंतर दशा अंतरदशा को रिप्रेजेंट करती है और आगे और उसके बारे में बताती है। तो ये देखिए 1 जून 2020 हमारे यहाँ ग्राफ बढ़ने लगा। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये तो पूरे इंडिया में दशा आई, हाँ, लेकिन सारे लोग तो नहीं अफेक्टेड हुए। बात तो सही है। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट बताया गया? थोड़ा कूल माइंड होकर बात करिए कि जब आप ऐसे समझिए, जब आप किसी ऐसे घर में जा रहे हैं जहां पे रोग है और ऐसा कोई व्यक्ति जा रहा है जिसमें खुद रोग है, तो दो रोग वाले आपस में मिलेंगे तो वो बढ़ जाएंगे। यानी हर वो इंडिया का व्यक्ति, पर्सन जिसकी अपने हॉरोस्कोप में यही चीज लगी, क्या D1, D3, D9, D12 में षष्टेश, अष्टमेश और द्वादशेश का, और साथ में D12 या D9 में, या फिर यहाँ पे आप पकड़िए 22वां दृष्टिकोण, 85वां द्वादशांश और 64वां नौमांश, यहाँ पे आप पकड़िए। अगर इसकी दशा आ जाए और गोचर में जो मैंने बात बताई वो आ जाए, और वो साथ में प्लैनेट हमारे यहाँ क्या हो जाए, सर्पदेश काल में चला जाए, तो वो अफेक्ट करेगा। तो यानी इंडिया में तो वो प्रॉब्लम चली रही थी, अब हर व्यक्ति पर जाके देखा गया, तो उस व्यक्ति में जब ऐसी दशा आई तो उस व्यक्ति को रोग हो गया। तो बात आई ना, सबको क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इंडिया में तो ये प्रॉब्लम थी, लेकिन अब व्यक्ति की कुंडली में जाके देखना पड़ेगा। एक बात मैं और बता रहा हूं आपको, मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में केएन राव ने कई बार डिस्कस किया है। 22वां दृष्टिकोण, 85वां द्वादशांश और 64वां नौमांश। अब देखिए, जब शनि रोग के कारक हैं तो शनि की दशा स्टार्ट हुई और 11 मार्च 2020 तक हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। थोड़ा बहुत पड़ा, जरूर पड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ। शायद मार्च या फरवरी के बाद ही हम लोगों को समझ में आया था। शनि ने बहुत ज़्यादा हमको नुकसान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही बुध स्टार्ट हुआ, बुध एक तो इन्फेक्शन करेगा, और आप देखिए बुध 64वां नौमांश है। देखिए पकड़ में आ गया ना, कितना बढ़िया फार्मूला है। इतना मुझे पढ़ के मजा आ गया इस चीज़ को देख करके। 64वां नौमांश, व्यक्ति फंस गया इंडिया। और ये देखिए बुध की अंतर्दशा स्टार्ट हुई मार्च 2020 से जून 2020 में हमारे यहाँ एकदम ग्राफ भागने लगा ऊपर। ये क्योंकि 22वें दृष्टिकोण की दशा है। उसके बाद फिर किसकी अंतर्दशा आई? केतु की। केतु तो ऐसे ही अफेक्टेड है, वो तो कहीं पे आ जाए, वो तो मतलब कि आगे समय आने वाला है कुछ, वो आगे बात करेंगे हम लोग। केतु का जब भी केएन राव साहब ने भी लिखा और बहुत सारे हमारे टीचर जो हमको अभी तक पढ़ा रहे थे उन्होंने भी बात देखी है कि केतु जब भी फंसा है तो खून खराबा हुआ है बहुत समय, वो मैं कभी डिस्कस करूंगा। ये देखिए, ये केतु का समय आ गया, और केतु ने यहाँ अफेक्ट जरूर करना था रोगों में, तो ये तो एकदम प्रबल रोग कारक है ये सब। तो जून से जुलाई के बीच में फिर हमारे यहाँ समस्या बढ़ी। उसके बाद देखिए शुक्र आ गए। एक बात, केतु में क्यों, केतु तो इनके स्वामी नहीं है, फिर क्यों यहाँ पर बढ़ाए? देखिए केतु यहाँ पे सर्वदृष्टिकोण में फंसे हुए। ये देखिए केतु 5.44 डिग्री सर्वदृष्टिकोण, केतु कहाँ पर है? वृश्चिक राशि में।
4, 8, 12 राशि में अगर सर्टेन डिग्री पर कोई भी प्लेनेट आ जाए सर्पदृष्ट कांड में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे 5.44 डिग्री पर केतु आ गए, सर्पदृष्ट कांड में आ गए, रोग को फैलाना था, फैला दिया रोग। उसके बाद शुक्र की प्रत्यंतर दशा आई। जो ये प्रत्यंतर दशा वो करती क्या है, अंतर दशा को ही बढ़ा के बताती है। जब भी वो खराब होगी प्रत्यंतर दशा, उसी वक्त प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये शुक्र, अब शुक्र तो देखा जाए लग्न कुंडली में तो लग्नेश है, ये तो बहुत अच्छे हुए। तो आप देखिए लग्नेश कहाँ पर बैठे हैं, 3rd हाउस में, जो कि गोचर के शनि से अफेक्टेड है। और केवल इतना ही नहीं, यहाँ पे जो शुक्र है वो भी सर्पदृष्ट कांड में तो अस्त है। और देखिए 22.33 सर्पदृष्ट कांड में आ गए, कर्क राशि में है ना, तो कर्क राशि में 20.33 डिग्री पर होने के कारण शुक्र क्या हो गए, सर्पदृष्ट कांड में आ गए। इनको भी रोग फैलाना था, फैलाया, इन्होंने भी रोग खूब फैलाया। आप देखिए हमारे यहाँ अक्टूबर 2020 तक बहुत समस्या रही। ठीक है, उसके बाद सूर्य आ गए। सूर्य तो स्वास्थ्य के कारक थे, तो इसके बाद लेकिन सूर्य यहां पर, हाँ सूर्य भी यहां पे सर्पदृष्ट कांड में फंसे हुए 20, क्योंकि सूर्य कर्क राशि में है 27.59 डिग्री पर, तो यहां पे सूर्य भी सर्पदृष्ट कांड में है। लेकिन सूर्य बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो यानी अक्टूबर से नवंबर हमारे यहाँ स्थितियां थोड़ी कंट्रोल आने लगी। ठीक है, क्योंकि सर्पदृष्ट कांड में है लेकिन सूर्य स्वास्थ्य के कारक है। और एक अच्छी चीज यहां पर और हुई कि राहु का गोचर 19 सितंबर 2020 में कहां पर आ गया, वृष राशि में, यानी यहां पे लग्न कुंडली में आ गया। तो जब राहु के ऊपर राहु का गोचर होता है तो ऐसा देखा जाता है और बताया भी गया है कि व्यक्ति के दिमाग में एक ऐसा आइडिया आता है, जब भी आप अपने हॉरोस्कोप में भी लगा सकते हैं कि राहु के ऊपर राहु का जब भी गोचर होगा तो व्यक्ति के दिमाग में एक ऐसा आइडिया आएगा जिससे उसको बहुत लाभ होगा। तो आप देखिए जब भी राहु के ऊपर राहु का यहाँ से गोचर स्टार्ट हुआ 19 सितंबर 2020 से, तो इंडिया ने ही वैक्सीन बनाने का काम स्टार्ट किया। उस वक्त कुछ एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि वैक्सीन हम ही लोग बना पाएंगे, ये इसी कारण बोला था क्योंकि राहु के ऊपर राहु का गोचर आ रहा है, तो व्यक्ति के दिमाग में कोई एक ऐसा आइडिया आ जाएगा या ऐसी वो स्टडी करने लगेगा या उसको ऐसी कोई चीज़ मिल जाएगी, रहस्यमयी चीज़ मिल जाएगी जिससे वो अपना नाम या अपने देश का नाम कर सकता। वही चीज़ यहाँ पे घटना हुई है, राहु ने हम लोग को फायदा दे दिया। क्या फायदा दिया, 19 सितंबर 2020 के बाद राहु वृष राशि में आ गए और अभी भी ये चल रहे हैं। कहाँ पे, कब तक चलेंगे ये, 17 मार्च 2022 तक चलेंगे। कहाँ पे चलेंगे, वृष राशि में, नहीं यही राहु के ऊपर राहु का गोचर होगा। अब राहु की दृष्टि मत लगाने लगिएगा, कुछ लोग तो हम देखते हैं राहु और केतु की भी दृष्टि लगाते हैं, सब बकवास है, गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो राहु यहाँ पर राहु के ऊपर राहु गोचर कर रहे हैं और केतु के ऊपर केतु गोचर कर रहे थे। तो राहु तो स्पेशली यानी हम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ मिलने वाली थी या हम लोग के अपने दिमाग के थ्रू एक ऐसी कंडीशन बनने वाली थी देश में कि जिससे हम कुछ चीज़ें कर सकें, ये राहु ने हमको दिया। तो वाकई वैक्सीन यहाँ बनी। देखिए मैं जो फार्मूला था मैंने पहले पिछले क्यों लगाया, आप लोग बोले पिछला तो हमको पता है, यस तो हमने पिछली कंडीशन में यानी कि ये जब से स्टार्ट हुआ तब से मैं क्यों लगा रहा हूँ, जिससे इस फार्मूले की सत्यता आ जाए, ये पता चल जाए हाँ ये जो फार्मूला है ये परफेक्ट फार्मूला है। ऐसे तो आप लोग चेक करते हैं ना कोई चीज़, जैसे हमें कोई आंसर पता है तो हमें कोई चीज़ मिली तो जो आंसर पता है उस पर लगा के देखते क्या वैसे ही प्रूफ हो रहा है। प्रूफ तो करने का यही स्टाइल है, ऐसे इसको प्रूफ किया जाता है। तो देखिए जो ये बातें कही गई वही सेम बातें उसी सेम समय पर वो घटना घटने लगी। तो एकदम परफेक्ट चल रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अब सूर्य रोग के स्वास्थ्य के कारक हैं, थोड़ा बहुत उन्होंने हमें रिलैक्स करवाया। उसके बाद क्या आ गया, चंद्रमा आ गए। चंद्रमा में तो कोई सर्पदृष्ट कांड में तो नहीं है, चंद्रमा कर्क राशि में है लेकिन उनकी डिग्री सर्पदृष्ट कांड में नहीं मिली। तो चंद्रमा यानी कब से, देखिए यहाँ पे 7 नवंबर 2020 से 25 दिसंबर 2020 के बीच में हमारे यहाँ केस बहुत कम हो चुके होंगे, बहुत कम हो चुके होंगे। यानी इस समय कोई भी इन्फेक्शन, अब थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, क्यों रहेगा, क्योंकि ये मैं प्रत्यंतर दशा की बात कर रहा हूं। अंतर दशा ही जब रोग फैलाने के लिए बैठी हुई है, यानी रोग तो फैलेगा ही, लेकिन ये रोग प्रत्यंतर दशा बताता है अंतर दशा की प्रॉपर्टी को। अंतर दशा कह रहा भाई हम रोग फैलाएंगे, तो वो रोग कब फैलेगा, जब प्रत्यंतर उसको सपोर्ट करेगा। तो क्या जब प्रत्यंतर सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या अंतर दशा रोग नहीं फैलाएगी, फैलाएगी लेकिन उसका इफेक्ट बहुत कम होगा, फैलाएगी लेकिन उसका इफेक्ट बहुत ही कम होगा। तो यहां पर आप देखिए कि 7 नवंबर 2020 से 25 दिसंबर 2020 के बीच में हमारे यहाँ केस कम होने लगे, क्योंकि चंद्रमा ना द्वेषकाण में है और चंद्रमा यहाँ बहुत अच्छा होकर बैठा हुआ, लेकिन शनि से, गोचर के शनि से वो पीड़ित जरूर है, और वैसे भी शनि से वो पीड़ित जरूर है।
लेकिन शनि यहां पर कुंडली में योग कारक है, लेकिन आगे तो फंसे हुए हैं ना, रोग के लिए तो करेंगे। अच्छा, रोग की बात हो रही है तो उसको और किसी चीज से मत कनेक्ट करिए। जब रोग की बात होगी तो रोग की ही बात होगी। तो उसके बाद कौन आया? दिसंबर 2020 के बाद मंगल आए। मंगल को भी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि मंगल मिथुन राशि में देश की कुंडली में बैठे हुए हैं और मंगल किसी सर्वदृश कांड में भी नहीं है और मंगल इनके स्वामी भी नहीं है। 22वां दृश कांड, 85वां द्वादशांश और 64वां नवमांश, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो यानी मंगल कब तक चले? 28 जनवरी 2021 तक मंगल चले। यहां तक हम लोग को लग रहा था कि बहुत सारी स्थितियां अब हमारे कंट्रोल में आ गई है और मार्केट ओपन हो गई, सब कुछ ओपन हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन हो गए, बच्चे आने जाने लगे, पढ़ने लगे, कैसे भी कैसे करके। तो ये देखिए, ये कितनी बढ़िया एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, चंद्रमा और मंगल। फिर मैंने अभी एक बात बताई, इन्फेक्शन का कारक ही कौन है? राहु। जब अंतरदशा हो रोगों की, रोग के कारक शनि की, और उसमें प्रत्यंतर आ जाए राहु का, तो समझिए दिक्कत आएगी। आ गई दिक्कत। कैसे दिक्कत आई? 28 जनवरी 2021, यानी आप फरवरी मान लीजिए स्टार्टिंग में, और ये राहु का प्रत्यंतर स्टार्ट हो गया। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज 7 तारीख है, 7 अप्रैल को बना रहा हूं, और ये राहु जो चलेंगे अभी 25 अप्रैल 2021 तक चलेंगे। ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शन को फैलाएंगे। 25 अप्रैल 2021 में फिर से बता रहा हूं, ये प्रत्यंतर की बात कर रहा हूं क्योंकि अंतर तो अभी चलेगा 11 जुलाई 2021 तक। प्रत्यंतर अभी जो रोग फैल रहा है वो फैलेगा 25 अप्रैल 2021 तक। तो अब बात आई कि समय रोग फैलना क्यों लगा? क्योंकि राहु इन्फेक्शन के कारक, वायरस के कारक, जो हमें चीज ना दिखे, धुआं, गैस, इन सब के कारक, वायरस जो हमें दिखे ना, उन सब के कारक, इन्फेक्शन के कारक, ये आ गए। और साथ में एक चीज और देखिए, गोचर में क्या हुआ? गोचर में क्या हुआ? 22 फरवरी से, याद रखिए 22 फरवरी 2021, इसी के बाद हमारे यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम समझ में आने लगी इंडिया में फिर, क्योंकि 22 फरवरी 2021, जबकि राहु का अंतर स्टार्ट कब हुआ था? 28 जनवरी 2021, यानी 29 जनवरी 2021 के बाद। लेकिन हमें बहुत प्रॉब्लम नहीं समझ में आई थी। क्यों? क्योंकि मंगल इस राहु को अफेक्ट नहीं कर रहे थे गोचर में। लेकिन 22 फरवरी 2021 में मंगल गोचर करते हुए यहां पर आ गए लग्न। तो मैं बार बार कहता हूं, गोचर लगाने का तरीका क्या है? लग्न कुंडली, राशि नहीं है। कुछ लोग कहते हैं आपका नाम क्या है, ये तो आपके साथ ही हो जाएगी, सब बकवास, ऐसा नहीं होता, वो सब पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। लग्न कुंडली में देखिए, मैं गोचर लगा रहा हूं 22 फरवरी 2021 को मंगल कहां पर आ गए? लग्न कुंडली, जो कि राहु को अफेक्ट कर दिए। जिसकी दशा चली, केन राहु को उठा के देखिए, जिसकी दशा चल रही है अगर वही खराब हो जाए तो आप समझ लीजिए प्रॉब्लम आने वाली है। यानी कि प्रत्यंतर दशा चली राहु की प्रत्यंतर दशा, और उसको अफेक्ट किसने किया? मंगल। मंगल बहुत ज्यादा एनर्जी है, एनर्जी की अगर बात करेंगे तो मंगल बात करेंगे। तो मंगल ने क्या किया? जो भी चीज होती है उसको बढ़ा देते हैं, बहुत बढ़ा दिया। अब किसको बढ़ाएंगे? राहु को। राहु कौन है? इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन को इन्होंने बढ़ाना काम चालू कर दिया। ये 22 फरवरी 2021 है। अभी जो आज मैं 7 अप्रैल को ये वीडियो बना रहा हूं, तो मंगल अभी यहीं पर है। कब तक रहेंगे? 13 अप्रैल 2021 तक मंगल यही रहेंगे। यानी एक डेट निकल के आई कि अभी 13 अप्रैल 2021 तक का इन्फेक्शन का रेट बहुत ज्यादा होता चला जाएगा। ग्राफ यूं बढ़ेगा, यूं 13 अप्रैल 2021 तक का, क्योंकि मंगल ही राहु का प्रत्यंतर चल रहा है। कब तक चलेगा राहु का प्रत्यंतर? 25 अप्रैल 2021 तक चलेगा। और इसी प्रत्यंतर को मंगल, गोचर के मंगल ने क्या कर दिया? अफेक्ट कर दिया। तो राहु के प्रभाव में बढ़ोतरी हो गई। अब राहु क्या? इन्फेक्शन है, अंतरदशा शनि की, रोगों की। तो शनि रोग को राहु ने क्या कर दिया? और इन्फेक्शन फैलाना चालू किया, और उसमें उनका सपोर्ट किसने कर दिया? मंगल ने। कब तक करते रहेंगे? 13 अप्रैल 2021 तक ये मंगल इस रोग को, यानी इस इन्फेक्शन को बढ़ाएंगे। 14 अप्रैल 2021 के बाद इन्फेक्शन का रेट थोड़ा सा कम होगा। ये मत कहिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं खत्म हो जाएगा, खत्म तो अभी होगा ही नहीं, खत्म तो होगा ही नहीं। 14 अप्रैल 2021 से जो ग्राफ, अभी जो केस आ रहे हैं, इतने 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 थोड़े थोड़े कम होंगे, थोड़े थोड़े, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मंगल यहां पर आ जाएंगे। तो राहु को छोड़ देंगे। और प्रत्यंतर दशा किसकी चल रही है? मंगल की, सॉरी उसकी, राहु की चल रही है 25 अप्रैल 2021 तक। तो यानी मंगल ने तो उनको छोड़ दिया है ना। तो जब मंगल छोड़ देंगे तो ऑब्वियस है कि 25 अप्रैल यानी 13 अप्रैल 2021 के बाद से
25 अप्रैल 2021 के बीच में आप नोट करिए, देखते हैं सही होता है कि गलत होता है। उसको एक रिसर्च के फॉर्म में लीजिए, लिखिए, क्योंकि ये फार्मूला फिट हो गया। अब कभी भी ऐसा आएगा तो हम लोग पहले से बता देंगे, भाई ये प्रॉब्लम आने वाली है, सुधर जाओ, ऐसे आने वाला, इससे बच जाओ। यही तो है, यही तो प्रेडिक्शन है। एस्ट्रोलॉजी हमेशा दिशा दिखाने का काम करती है। ये नहीं कि ये कर लो, वो कर लो, गंगा जी में ये डाल दो, ये सब बकवास है, ऐसा थोड़ी ना होता है। दिशा दिखाती है कि भाई ये समय खराब है, ये समय अच्छा, अच्छा है को हम लोग खूब अच्छा बनाएंगे, बुरे में थोड़ा बच के चलेंगे। तो फिर से नोट कर लीजिएगा, 13 अप्रैल 2021 के बाद से, यानी 14 अप्रैल 2021 से 25 अप्रैल 2021 के बीच इन्फेक्शन का रेट घटेगा। बहुत ज़्यादा नहीं घटेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, गलत है। उसके बाद तो प्रलय होगी। फिर प्रलय मतलब मेरे मुंह से निकल गया, माफ करिएगा, मतलब अच्छा बुरा समय आने वाला है। कैसे, वो देखिए मैं प्रूफ कर रहा हूं। राहु की प्रत्यंतर दशा 25 अप्रैल 2021 को खत्म होगी। 13 अप्रैल 2021 के बाद मंगल उसको छोड़ देंगे, तो इन्फेक्शन रेट में कमी आने लगेगी। ये कमी कब तक चलेगी? 25 अप्रैल 2021 तक। इधर अंतरदशा चल रही है रोगों की, शनि की, कब तक चलेगी? 11 जुलाई 2021 तक। और इधर अब गुरु का प्रत्यंतर स्टार्ट होगा। गुरु से सबसे ज्यादा बच के रहना है। क्यों बच के रहना है? देखिए, D1 चार्ट में अष्टमेश है और एकादशेश है, तो एकादशेश तो 0 भाव हो गया, यानी उसका दूसरी राशि देखिए, दूसरी राशि कहाँ है? अष्टमेश है। केवल यही नहीं छोड़ देना है गुरु को। उसके बाद गुरु देखिए 22वां दृष्काण भी गुरु है। मैंने कहा ना, यही दशा परेशान करती है। आप देखो, जब हमारे देश में इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ तो उस वक्त 64वें नौमांश की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा स्टार्ट हुई थी। 64वां नौमांश यानी बुध क्या है? 12 मार्च 2020 से 11 जून 2020 यहीं पर केस पकड़ में आया था, क्योंकि वो क्या था, हमारा था 64वां नौमांश। जब यही 3 दशाएं आती हैं तो ही रोग को बढ़ाती हैं काफी। अब रोग को ही क्यों बढ़ाती हैं? क्योंकि ये रोग की दशाएं हैं, और साथ में अंतरदशा भी अगर रोग की है, शनि की, रोग के कारक की, तो समझिए वो चीज फिर बढ़ने लगेगी। यानी यहां पर क्या होगा कि जो गुरु का प्रत्यंतर आ रहा है, तो गुरु का प्रत्यंतर 26 अप्रैल 2021 से, फिर से बोल रहा हूं, 26 अप्रैल 2021 से 11 जुलाई 2021 तक गुरु का प्रत्यंतर चलेगा, बृहस्पति का प्रत्यंतर चलेगा। बृहस्पति कौन है? एक तो D1 चार्ट में अष्टमेश है, ऐसे अपने आप में ही दिक्कत है। दूसरा, वृषलग्न कुंडली में गुरु वैसे अकारक होते हैं, क्योंकि शत्रु हो गए, दिक्कत पैदा करेंगे। साथ में 22वां दृष्काण मतलब D3 चार्ट, D3 चार्ट 22वां दृष्काण ये आएगा। देखिए, इसके भी लॉर्ड गुरु हुए। उसके बाद केवल इतना ही नहीं, अभी आपको राहत मिल रही है। ये देखिए 85वां द्वादशांश यानी D12 चार्ट, ये देखिए D12 चार्ट में ये 85वां द्वादशांश, यानी ये देखिए, यानी ये जो गुरु का प्रत्यंतर होगा, ये बुध यानी जिसमें सबसे ज्यादा इन्फेक्शन रेट बढ़ा था, उससे भी ज्यादा यहां पर इन्फेक्शन रेट बढ़ेंगे। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है कि अब ये गुरु का प्रत्यंतर चालू हुआ, और गुरु जो है अभी 6 अप्रैल 2021 से यहां पर आ गए। यानी कि अभी तक क्या चल रहे थे? नीच के चल रहे थे। कब? 6 अप्रैल 2021 से पहले ये जो है नीच के चल रहे थे। तो नीच के चलने से क्या होगा? ये कुछ सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, जबकि ये जो हमें प्रत्यंतर दशा मिल रही है वो 22वें दृष्काण और 85वें द्वादशांश की मिल रही है। लेकिन वही जो गुरु है वो नीच के नहीं है, वो यहां पर बैठे हैं, 10th हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन है अष्टमेश। और साथ में ये गुरु अपनी अमृत वर्षा करेंगे 5वीं दृष्टि से यहां पे, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7वीं दृष्टि से यहां पे, लेकिन 9वीं दृष्टि से ये अमृत वर्षा करेंगे 6ठे भाव में। और 6th भाव क्या है? रोगों का है। तो यहां पे जो हमको अभी प्रलय समझ में आ रही थी, वो प्रलय इतनी नहीं होगी, लेकिन ये कन्फर्म है कि होगी। लेकिन गुरु हम लोग की यहां पे, बृहस्पति हम लोग की यहां पर रक्षा जरूर करेंगे अपनी अमृत दृष्टि से, जो कि 6ठे भाव पर पड़ेगी। केवल 6ठे भाव को बस, बाकी ज्यादा हेल्प वो भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जो रोगों का कारक शनि है, तो शनि यहां पर बैठा हुआ, अभी ये 2.5 साल चलेगा, यहां पर बैठ के उसने लग्न, सस्तेश और स्वयं शनि को प्रताड़ित कर रखा है। ये प्रताड़ित कर रखा है, तो प्रताड़ित कर रखा है तो ऑटोमेटिक रोग तो रहेगा। और जो गुरु का जो अभी ये प्रत्यंतर दशा स्टार्ट होने वाली थी, और कहीं अगर इस वक्त गुरु, हाँ उस वक्त वक्री भी होंगे गुरु,
आप देखिए जरा, गुरु वक्री भी होंगे जिस वक्त, बीच में ही गुरु वक्री भी हो रहे हैं, वक्री होने से वो दोबारा लौट के नीच के आएंगे। तो जब गोचर में एक तो प्रत्यंतर चलेगा 11 जुलाई 2021 से, कब से? 26 अप्रैल 2021 से 11 जुलाई 2021 के बीच में गुरु का प्रत्यंतर चलेगा। और उसमें भी सबसे समस्या ज्यादा कब दिखाई देगी? जब गुरु वक्री होकर दोबारा यहां पर लौट के आएंगे, नीच के हो जाएंगे, तो ये फिर एक समस्या क्रिएट कर देंगे। यानी कि जुलाई 2021 तक का समय तो अभी इंडिया के लिए रोगों का बना हुआ है, रोगों का बना हुआ है। समझ में आई बात? तो अभी हम लोगों को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। आप ये सोचिए कि अभी ये चेंज हो जाएंगे, या कुछ लोग बोल रहे हैं कि भी लॉकडाउन हट जाएगा, 12 से यह हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। ये अभी केसेस और बढ़ते चले जाएंगे। ठीक। दूसरा, कब तक? 11 जुलाई 2021। तो क्या 11 जुलाई 2021 के बाद हम लोग को फायदा मिलने लगेगा? नहीं। क्यों? वो मैं बता रहा हूं। लेकिन पहले 11 जुलाई 2021 तक मैं रुक रहा हूं। क्यों रुक रहा हूं, जरा आप समझिए। यहां पर जो गुरु हैं, अभी सबसे ज्यादा हमें लोग किस सेक्टर में दिक्कत आई? गुरु के कारण दिक्कत आई। क्यों? क्योंकि गुरु नीच के थे। गुरु किसके कारक है? टीचर के कारक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के कारक है, बैंकिंग के कारक है, जितने भी फाइनेंस हैं, फाइनेंस के कारक हैं, वित्तीय सहायता, जो भी आप देखो, यानी कि फाइनेंस, एजुकेशन, यही सेक्टर इंडिया में डिस्टर्ब सबसे ज्यादा हुए, क्योंकि इस वक्त गुरु नीच का चल रहा था और गुरु इन्हीं के प्रतिनिधित्व हैं, इन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो गड़बड़ करेंगे ही करेंगे। इसलिए ये सबसे, अभी कोई आराम नहीं मिलने वाला। गुरु जरूर नीच से खत्म हो चुके हैं, लेकिन दशाएं कुछ गड़बड़ हैं। इसलिए सरकार बहुत ज्यादा फैसला लेने की स्थिति में अभी नहीं बनती नजर आ रही है, स्थिति में नहीं बनती नजर आ रही, क्योंकि शनि रोग यहां पर बैठ करके 9th हाउस सरकार का भी है, बैठ करके वो ये देखे पड़े। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत किसको हुई? शनि लोकतंत्र का कारक है, शनि लोक का कारक है, हम जितने भी पब्लिक है उनका कारक है। इन्हीं को तो सबसे ज्यादा समस्या आई। राजतंत्र में मैं नहीं बोल रहा हूं कि समस्या नहीं थी, लेकिन इतनी समस्या नहीं थी। राजतंत्र में भी समस्या थी। क्यों? क्योंकि शनि ने सूर्य को तो देखा ही देखा, लेकिन इतनी ज्यादा समस्या राजतंत्र में या सरकार के लोगों को नहीं आई जितनी हम पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक को आई। शनि यहां पे की अंतरदशा चल रही थी ना, इसलिए ये समस्या यहां पे ज्यादा नजर आई और अभी आएगी और नजर आएगी। हाँ, 11 जुलाई 2021 के बाद अब क्या होगा? उसके बाद तो फिर आएगा बुध का अंतरदशा। वो कब से आएगी? देखिए मैंने लिखा है चंद्रमा में बुध। ये स्टार्ट होगा 12 जुलाई 2021 से। 12 जुलाई 2021 से स्टार्ट होकर 11 दिसंबर 2022 तक चलेगा। किसका? बुध का। अब बुध क्या है वो देखो, बुध यहां पर 64वां नवमांश है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि रोगों से हमें फुर्सत मिलने वाली? क्यों? क्योंकि इस वक्त चलेगा बुध का प्रत्यंतर और साथ में और बुध का प्रत्यंतर चला। और बुध कौन है यहां पर? 64वां नवमांश है। नवमांश ये रहा, 64वां नवमांश है, ये भी रोग का कारक है। तो यहां पर भी रोग होगा, डिजीज होगी, पक्की बात है, इन्फेक्शन फैलेंगे। और साथ में गोचर में शनि तो यहीं रहेंगे। तो यहां पर बैठ के किसको? लग्न को, लग्नेश को, षष्ठेश को और स्वयं शनि को अफेक्ट करेंगे। और रोग का जो स्वास्थ्य का कारक सूर्य, उससे भी अफेक्ट होगा। अब बात आती है कि जैसे शनि में लोकतंत्र बहुत प्रभावित हुआ, तो उस वक्त कौन प्रभावित होगा? बुध। बुध कौन है? इंटेलिजेंट लोग। जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं इस दशा में ये गड़बड़ करेंगे। कब? यानी 12 जुलाई 2021 से 11 दिसंबर 2022 तक का। लेकिन इसमें कुछ पीरियड अच्छा हम लोगों को मिलने वाला है। कैसे अच्छा मिलने वाला है? यहां पे देखिए, ये तो खैर शनि जो चेंज होगा वो 18 जनवरी 2022 तक चेंज होगा। यानी बुध की जो अंतरदशा जो चलने वाली है वो 12 जुलाई 2021 से 11 दिसंबर 2022 तक चलेगी। लेकिन ये बुध हमको तभी अफेक्ट करेगा ना जब गोचर में भी वही स्थितियां बने। तो 11 जुलाई 2021 से और शनि चेंज हो जाएंगे 18 जनवरी 2022 से। यानी कि 17 जनवरी 2022 तक की बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। किन के लिए नहीं रहेगी? जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं, जितने भी स्किल से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, उन सबको दिक्कत आएगी। उसके साथ साथ व्यापारियों को भी दिक्कत आएगी, क्योंकि बुध व्यापार का कारक है और व्यापारियों का भी कारक है। उनको भी यहाँ पे समस्या आएगी और समस्या आएगी तो ये एक यहाँ पे। लेकिन पूरे बुध में ये अंतरदशा में ऐसी समस्या नहीं रहेगी। कब तक रहेगी? 12 जुलाई 2021 से ये स्टार्ट होकर के 18 जनवरी 2022 तक की समस्या रहेगी, क्योंकि उसके बाद शनि यहां से यहां आ जाएंगे। और शनि जैसे यहां से यहां आएंगे तो जो लग्न
सॉरी लग्नेश, षष्ठेश और शनि को वो अपनी दृष्टि से प्रभावित कर रहे थे, वो छोड़ देंगे, और छोड़ देंगे तो फिर तो खत्म हो जाएगा। यानी ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को जो ये इन्फेक्शन से फुर्सत किससे मिलने वाली है, जनवरी 2022 के बाद चीज़ें नॉर्मल होना स्टार्ट होंगी। लेकिन अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं आएगी। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि हम कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे आप लोगों को फायदा मिल सकता है। तो पहली बात, ऐसा कोई मैं उपाय नहीं बताने वाला हूँ कि शनि कारण हमको प्रभावित हो रहे हैं तो शनि का क्या बताते, तेल डाल दो, ये डाल दो, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता है कि शनि गैसियस प्लैनेट है, रॉकी प्लैनेट नहीं है। मेरा एक वीडियो आने वाला है कि अर्थ कैसे बनी, उसमें बिग बैंग थ्योरी की बात मैंने डिस्कशन किया था। जब सोलर विंड चली तो जो गैसियस प्लैनेट थे वो दूर चले गए, जुपिटर और शनि दूर, जितने दूर चले गए उतना सूर्य से दूर हो गए, तो उनका इफेक्ट हम पे ज़्यादा हो गया। अब ये बोलते हैं कि शनि का तेल कारक है या काला तिल, ये तो भाई हमको नहीं पता, और मैंने जितनी बुक पढ़ी मुझे ऐसा कुछ मिला ही नहीं अच्छी बुक्स में। अब ये उपाय ज्योतिष वाले जाने अलग, ऐसा कुछ नहीं कि आप तेल उल चढ़ाने लगना, ना कोई मतलब है इन सब बातों का। ये जरूर मुझे मिला है कि शनि की जो कुछ धातुएं होती हैं, शनि के कुछ क्या नाम है, मतलब जो चीज़ें होती हैं वो बताई जाती कि भाई अगर आपका शनि की प्लैनेट है तो आप इनका व्यापार या इनका जॉब करो तो आपको फायदा होगा। अब लोग बताने लगे कि ये चीज कर लो, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं करना। अब देखिए, आप अकलमंदी ज्योतिष का फायदा उठाइए। ज्योतिष का फायदा ये कहता है कि 2021 तक अभी हम लोग के सामने समस्या है। सबसे बड़ी समस्या किसकी है, गुरु वालों की और बुध वालों की, क्योंकि गुरु और बुद्धि हमारे यहाँ पे फंसे हुए हैं। और गुरु टीचर का कारक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का कारक है, बुध इंटेलिजेंट लोगों का कारक है, गुरु फाइनेंस का कारक, इनमें समस्या आने वाली है। तो ये लोग करें क्या, देखिए अगर मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करूं तो आपको पता है कि मंगल शनि कहीं ना कहीं टेक्निकल के कारक हैं। तो जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो वही सरवाइव अभी कर पाएंगे जो टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करेंगे, क्योंकि शनि यहाँ 9th हाउस में बैठा हुआ है। आप कृष्ण कुमार की बुक उठाइए आजीविका वाली, उन्होंने कहा 9th हाउस से भी हम लोग प्रोफेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। 10th हाउस से तो करते ही हैं, 9th हाउस से भी उन्होंने कहा, 6th हाउस सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने बता रखा है। तो गुरु की दृष्टि यहाँ पे है किसकी, भारतवर्ष इंडिया की कुंडली में, जो कि दशम को देख रहा, अच्छी बात है। शनि यहां से यहां जाएंगे और शनि टेक्निकल के कारक है, मंगल तक घूमते रहेंगे 45 दिन में, तो वो इफेक्ट डालेंगे। तो जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करके आगे बढ़ेंगे वही 2021 में सक्सेस हो पाएंगे। वरना अगर आप सोचते रहें कि अब समय अच्छा आने वाला, अब समय अच्छा आने वाला है, अब ये होगा वो होगा, तो अभी कुछ नहीं होने वाला। कम से कम जो मैंने बात बताई 18 जनवरी 2022 तक तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये स्थिति बनेगी, फिर मैंने बताया फिर कम होगी, यहाँ पे मैंने बताया कम होगी, फिर आगे बताया फिर बढ़ेगी। तो ऐसे में आप लोग ऊहापोह में फंसे रहेंगे। तो बेटर है कि आप टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करें, क्योंकि शनि टेक्नोलॉजी का कारक है और शनि का ही अंतर्दशा चल रही है, तो ये आएगी। अब बात ये आएगी, क्या जो रोग के आपने बताए वो सबको रोग होगा? नहीं, मैंने बताया ना, वही लोग प्रभावित होंगे जिनकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप में भी यही चीज चल रही होंगी। सब थोड़ी ना प्रभावित हो जाएंगे। देश पे तो वो चीज बनी हुई है, लेकिन देश में रहने वाले लोग, शनि यानी प्रजा जो है वो अफेक्ट होगी जिसमें वो दशाएं यानी वो लोग की कुंडली में भी ऐसी स्थितियां बनेंगी, तो वो लोग अफेक्ट होंगे। सिंपल सी बात। तो अभी सबसे बेस्ट उपाय यही उपाय होते हैं। ये नहीं उपाय होता कि आप शनि जी को जाके जो है 2 लीटर तेल चढ़ा दीजिए, ये सब तो पता नहीं कहाँ कौन बताता है, किसी बुक में ही नहीं ये सारी बातें। तो ये है कि शनि टेक्नोलॉजी का कारक है, तो टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग यहाँ पर चीज़ों को बच सकते हैं, तभी यहाँ पर फायदा होगा। अगर आप टेक्नोलॉजी से दूर भागे तो आप पक्का फंसेंगे जनवरी 2021 सेशन में। जो फायदा जो मिलने वाला है वो 2022 में, लेकिन जो कि बुध का अंतर चलेगा वो भी गड़बड़ करेगा। उसके बाद केतु आएगा, और मैंने केतु के लिए एक बात अभी बोली थी, मैं दोबारा नहीं बोलना चाह रहा हूँ। के राव ने भी कई बार उस चीज़ को ऑब्जर्व किया हुआ है, तो वो घटना आने वाले समय में घटेगी, वो बात की बात है। तो हमारे ख्याल में कोरोना का पीरियड कैसा क्या रहा आपने पहले भी देखा। जो ये सूत्र हमको मिले, फार्मूले मिले, वो किस प्रकार से इफेक्टिव हुए और कैसे पहले उसने एक्सप्लेन किया, और आने वाली जो समय में जो डेट बताई गई है मुझे उम्मीद है वैसे ही अफेक्ट करेंगे। हम लोग कैसे बचेंगे वो मैंने आपको बता दिया। तो बचने की कोशिश करिए और ज़्यादा सेफ रहिए। मतलब आपकी कुंडली में अच्छी दशाएं चल रही तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी आप सेफ रहें, ठीक है, तभी ज़्यादा चीज़ें अच्छी होके चलेंगी।
अब ये जो फार्मूला हम लोगों ने खोजा है या निकाला है, देखते हैं वो कितना % सही जाता है। और अगर मैं इसको नोट करता रहूँगा और अगर ये सही गया तो मैं बना दूंगा, और वो मैंने सबको बता दिया, आप लोग यूज़ करें। और जब जब ऐसी चीज़ें फंसेंगी तब आपकी भी अपनी क्या नाम है दशाएं खराब होने के कारण आप में भी रोगों की स्थितियां डेवलप होंगी। अब रोग कितना भयंकर होगा वो डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में वो प्लैनेट कितना खराब होकर बैठा हुआ है, लेकिन फंसेंगे। यही है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जो स्पेशल फार्मूले दिए गए। बाकी और भी बहुत सारे बातें हैं, वो कभी फिर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।